गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला के साथ आए हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं जैसे RO ARO हाई कोर्ट, RO ARO सचिवालय, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर और अन्य महत्वपूर्ण एग्जामों के लिए आवश्यक होंगे। तो शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न बाईलैंग्वेज आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। 50 क्वेश्चन की श्रृंखला है। क्वेश्चन हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल में ही निम्नलिखित में किसने आयुष मंत्रालय के सहयोग से आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया? ऑप्शन है दीपालय, विनोवा सेवा प्रतिष्ठान, उदय फाउंडेशन, स्पार्क के चार्ज फाउंडेशन। आयुष मंत्रालय के सहयोग से आयुर्वेद पर्व का आयोजन किसके द्वारा किया गया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विनोबा सेवा प्रतिष्ठान। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वैश्विक लिंग अंतराल रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह रिपोर्ट का 15वां संस्करण है। पहला कथन बताता है रिपोर्ट का 15वां संस्करण है। फिर दूसरा पॉइंट बोलता है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2020 की तुलना में अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। अब हमको नीचे कूट दिए गए, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना तो दो। तो अगर हम बात करें पहले पॉइंट की तो ये बिल्कुल सही है। यह रिपोर्ट का 15वां संस्करण है, यानी एक पॉइंट तो हमारा सही हो जाता है। दूसरा कहता है कि 2020 की तुलना में अपनी रैंकिंग में सुधार करेगा। आपको बता दें 2020 में जो भारत की रैंकिंग थी 153 देशों में 112 रैंकिंग थी। 2021 में 156 देशों में 140वीं रैंकिंग आ जाती है। तो ये वाला पॉइंट गलत हो जाता है दूसरा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केवल एक। 2021 की जो रैंकिंग है वो 156 देशों में भारत की 140वीं रैंकिंग है। तो प्रश्न के अनुसार अगर हम देखें तो केवल पहला कथन सही है, यह रिपोर्ट का 15वां संस्करण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया? चार ऑप्शन दिए गए हैं, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, चिरंजीवी, रजनीकांत। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रजनीकांत, ऑप्शन डी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिवस को केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया। इस वर्ष भारत उनका जन्म दिवस मना रहा है। ऑप्शन है हमारा 128, 129, 130, 131। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 130, ऑप्शन सी। आपको बता दें 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के माहू में इनका जन्म हुआ था, भीमराव अंबेडकर जी का। तो 2021 में जो जन्म दिवस मनाया गया वो 130वां जन्म दिवस होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे 1 अप्रैल 2021 को लोक उद्यम चयन बोर्ड PSEB, आप इंग्लिश वर्जन में देखें इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन है शेफाली वर्मा, संजय कोठारी, मल्लिका श्रीनिवासन, अजय महाजन। पांचवें का आंसर हो जाएगा मल्लिका श्रीनिवासन, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में पशुओं के लिए पंजीकृत प्रथम कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? ये जानवरों के लिए कोविड वैक्सीन की बात बोली जा रही है। पहला ऑप्शन है कोवैक एनिमल, दूसरा है कार्निवैक्स COV, तीसरा ऑप्शन है कोविन सिविया और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्निवैक्स COV, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अपने नागरिकों हेतु मुफ्त स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध कराने वाला भारत का
पहला राज्य कौन सा है? अपने नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसामू आकाश की, उनका हाल में ही निधन हो गया, किस क्षेत्र में नोबेल प्रदान किया गया था? भौतिकी, साहित्य, चिकित्सा, रासायनिकी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भौतिकी। इनको भौतिकी का नोबेल प्राप्त था, फिजिक्स का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम संकल्प से सिद्धि ग्राम व डिजिटल संयोजक अभियान प्रारंभ किया? ऑप्शन है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने, दूसरा है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने, तीसरा है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने, और चौथा है भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ ने। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 में पुरुषों की विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित होगी। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित होगी रूस में, उज्बेकिस्तान में, भारत में, जर्मनी में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उज्बेकिस्तान। आपको पता होगा उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग के अंतर्गत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम अटल इनोवेशन मिशन का मिशन डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है डॉक्टर जीपी समंता, कुलदीप सिंह, चिंतन वैष्णव, एम.ए. गणपति। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर चिंतन वैष्णव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन्नत चौफ, ये चौफ लिखा है, ये हो जाएगा चैफ हो जाएगा। आप अगर इंग्लिश वर्जन में देखें CHAFF लिखा है, चैफ टेक्नोलॉजी, तो ये ज्यादा सही रहेगा। चैफ टेक्नोलॉजी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है इसका विकास इसरो के द्वारा किया गया। दूसरा कथन है यह नौसेना के जहाजों के दुश्मन के मिसाइलों से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होगी। तो आपको बता दें इसका पहला कथन गलत है। इसका विकास इसरो नहीं DRDO के द्वारा किया गया था। चैफ टेक्नोलॉजी DRDO के द्वारा इसका विकास किया गया, यहाँ इसरो नहीं लगेगा। और जो दूसरा कथन दिया गया है यह नौसेना के जहाजों को दुश्मन के मिसाइल हमलों से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होगी, तो आपको बता दें ये लड़ाकू मिसाइल विमानों के मिसाइलों से अटैक करने से बचाने के लिए है, ना कि नौसेना के लिए। तो नौसेना वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये फाइटर प्लेन से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 ना तो 2, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है पंचायती राज संस्थानों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में किए जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। जो पंचायती चुनाव होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। दूसरा कथन है मंडल पंचायतों की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी। यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पे आप कर लें बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता की जगह यहाँ पे हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। तो बी गलत हो गया इसका ऑप्शन। और तीसरा पॉइंट जो सी लिखा है पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, ये भी पॉइंट गलत है। ये दोनों गलत हो गए हैं। यहाँ पे 21 वर्ष होनी चाहिए थी। पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। डी ऑप्शन है एक पंचायत में सभी सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं, ये ऑप्शन सही है। यानी प्रश्न हमारा था पंचायतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें बी और सी दोनों नहीं कथन सही है, ए और डी हमारे कथन सही है। अगला देखते हैं। यह सुमेलित करने के लिए है संविधान संशोधन अधिनियम है एक तरफ, दूसरी तरफ
प्रावधान बताया गया है। पहला है 61वां संविधान संशोधन, सही है। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष की गई। 52वां संविधान संशोधन दल बदल कानून से संबंधित था, ये भी सही है। 92वां संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई 92वें संविधान संशोधन में, ये भी सही है। और 71वें संविधान संशोधन में जो 6 से 14 साल के बच्चों का शिक्षा का अधिकार है, ये गड़बड़ है। यहाँ पे 71वां जो संविधान संशोधन है ये भाषा से संबंधित है। इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा जोड़ी गई थी, जिसको हम लोग नमक पढ़ते हैं। 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो 71वां संविधान संशोधन भाषा से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत के राष्ट्रपति के लिए प्रत्येक 5 वर्ष या उससे पहले के अंतराल पर एक वित्त आयोग का गठन करना आवश्यक है। दूसरा है, 15वें वित्त आयोग का गठन डॉक्टर वाई रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया। पहला कथन हम लोग देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के लिए प्रत्येक 5 वर्ष या उससे पहले के अंतराल पर एक वित्त आयोग का गठन करना, ये जो सेंटेंस है ये सही है। अगर जरूरत पड़ती है तो पहले भी हो सकता है, नहीं तो 5 वर्ष के अंतराल पर होता है, बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है 15वें वित्त आयोग का गठन वाई रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया, ये गलत है। एनके सिंह की अध्यक्षता में किया गया। तो केवल एक इसका आंसर सही हो जाएगा, एनके सिंह। और आपको बता दें एनके सिंह का जो कार्यकाल है 2021-22 से लेके 25-26 तक का है। 2021-22 से लेके 25-26 तक इनका कार्यकाल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 39A ऑप्शन, ये बी हो जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश वर्जन में देखिए बी ही लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी वर्जन में ये ए आ रहा है, ये बी हो जाएगा। ठीक है, 39A शामिल किया गया। हमें मालूम है कि नीति निरसक तत्व से संबंधित आर्टिकल यहाँ पर बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सूची मिलान का प्रावधान बताया गया है। एक तरफ अनुच्छेद है, दूसरी तरफ प्रावधान बताए गए हैं। अनुच्छेद 352, 280, 344 और 315। दूसरी तरफ वित्त आयोग है, राष्ट्रीय आपातकाल है, संघ लोक सेवा आयोग है और राजभाषा है। सिंपल है, मिल जाना चाहिए। अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन सी इसका मैच कर रहा है। 1 का 2 राष्ट्रीय आपातकाल मिलेगा जाके, ए 2 से मैच कर जाएगा 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। फिर हम देखें अनुच्छेद 280, ये ए से मैच कर जाएगा 1 नंबर से, यानी 280 में वित्त आयोग आ जाता है हमारा। अनुच्छेद 344 अगर हम देखें तो सी ये राजभाषा से मैच कर जाएगा, और 315 संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी इससे मैच हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सशस्त्र विद्रोह पद को अनुच्छेद 352 में सम्मिलित किया गया था। आपको मालूम होगा 352 अनुच्छेद में सशस्त्र विद्रोह शुरुआत में हमारे संविधान में नहीं था, इसको बाद में शामिल किया गया है। ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन और 77वां संविधान संशोधन। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 में कंडक्ट हुआ था। मोरारजी देसाई की सरकार थी, जिसे जनता सरकार के नाम से जाना जाता है। हमारे मूल संविधान में जो 352 में लिखा हुआ था वो आंतरिक अशांति लिखा हुआ था, उसको रिप्लेस किया गया सशस्त्र विद्रोह में। और दूसरी बात जोड़ी गई, लिखित में जो मंत्रिमंडल है उसकी परमिशन चाहिए होगी। तो 44वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया 1978 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी जाति और जनजाति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति किसके पास है?
ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री और गृह मंत्री। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास यह शक्ति होती है किसी जाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये सीवीसी है, विजिलेंस, यह एक संवैधानिक निकाय है। फिर लिखा है इसमें केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के साथ 3 आयुक्त होते हैं। फिर लिखा है यह एक अन्वेषण एजेंसी है। और फिर लिखा है यह भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। पहले कथन पे बात करें तो यह संवैधानिक नहीं, संविधिक निकाय है। तो पहला कथन ये गलत हो जाएगा, संविधिक निकाय है। ये विधि के अनुकूल तो है लेकिन संविधान में इसका वर्णन नहीं है, संविधिक हो जाएगा। तो ये गलत हो जाता हमारा। फिर देखते हैं इसमें केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के साथ 3 अन्य आयुक्त शामिल होते हैं, इसमें 2 अन्य आयुक्त शामिल होते हैं। तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा। 3 की जगह यहाँ पे 2 होता तो सही हो जाता, ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन यह एक अन्वेषण एजेंसी है। ये एक अन्वेषण एजेंसी नहीं है। ये जो गवर्नमेंट की एजेंसियां होती हैं अदर, और जैसे सीबीआई है या अन्य जो ऑफिस हैं, उनमें सहायक के तौर पर कार्य करती है, दिशा निर्देशन के रूप में कार्य करती है, उनको सहायता प्रदान करती, उनकी अन्वेषण में। ये जांच खुद सेल्फ नहीं करके उनकी जांच में सहयोग करती है। तो ये एक अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है ये। और ऑप्शन डी है, यह भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपता है, ये सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। सिर्फ एक ही बात यहाँ पे सही है, भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट ये सौंपता है। आपको बता दें सीवीसी की जो स्थापना की गई थी 1964 में की गई थी, संथानम समिति की रिपोर्ट के आधार पर। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? अनुच्छेद 100 है, 107 है, 122 है, फिर नीचे कूट दिया गया है। अब आप ध्यान से देखें तो अनुच्छेद 100 में बात आगे लिखा है विधेयकों को प्रस्तुत करने और पारित करने के लिए प्रावधान। तो ये 107 की बात है। और 107 में लिखा है सदन में मतदान, तो ये 100 की बात है। तो ये अगर देखें तो ऊपर नीचे क्रॉस हो रहे हैं। तो पहला और दूसरा दोनों कथन ये हमारे गलत जा रहे हैं। ठीक है। अब तीसरा जो कथन है वो ये बोलता है 122 में संसद की कार्रवाई में न्यायालय पूछताछ नहीं कर सकता, ये बात सही है। तो केवल इसका 3 ऑप्शन सही है, केवल 3, और सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? पहली योग्यता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, यह आवश्यक योग्यता में आता है। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, यहाँ पे 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना ज्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन ये भी पॉइंट को यहाँ हम सही मानेंगे। अगला है वह संघ सरकार के अधीन लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये भी पॉइंट आवश्यक है। डी पॉइंट बोलता है यह राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। जब बात आवश्यक की आ रही तो इसमें से एक को हटाना है, तो हम लोग डी को स्किप करेंगे यहाँ पे। तो डी वाला आवश्यक नहीं होगा हमारी योग्यता, बाकी ऊपर की तीनों आवश्यक योग्यताओं में मानी जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 23 है ये एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। लिखा है निम्नलिखित में किस पाषाण कालीन युग का साक्ष्य व्यवहारिक रूप से सिंध और गंगा के जलोढ़ मैदानों को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में पाया गया? ऑप्शन में पुरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पुरा पाषाण काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता द्वारा अधिवासित क्षेत्र का आकार क्या था? ऑप्शन है आयताकार, वृत्ताकार, वर्गाकार और त्रिभुजाकार। ये एक हिट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जा गया है एग्जाम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता की जो आकृति थी वो त्रिभुजाकार थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
ये क्वेश्चन वैदिक एज से रिलेटेड है। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? पहला, 1028 ऋचाओं का संग्रह है। पहला ऑप्शन है 1028 ऋचाओं का संग्रह है, ये बात सही है। यहाँ पे एक चीज और बता दें आपको, 10,600 मंत्र, इसमें 10,600 मंत्रों की बात भी कही गई है। दूसरा ऑप्शन है ऋग्वेद में 12 मंडल है, यही ऑप्शन एक गलत है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 12 की जगह क्या हो जाएगा, 10 मंडल हैं। ऑप्शन सी हमसे बोलता है आयुर्वेद ऋग्वेद उपवेद है, सही बात है। इसे यूनेस्को द्वारा मानव हेतु महत्वपूर्ण विश्व विरासत के साहित्य सूची में सम्मिलित किया गया है, ये भी पॉइंट सही है। सिर्फ ऑप्शन बी इसका सही नहीं है। यहाँ 10 मंडल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 महाजनपदों में से कौन सा गण संघ था? ऑप्शन है वज्जी, कौशल, चेदी और कंबोज। ये 16 महाजनपद में से 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वज्जी, ऑप्शन ए, ये गण संघ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंदेल वंश का संस्थापक निम्नलिखित में कौन था? ऑप्शन दिए गए विजय शक्ति, नन्नुक, श्रीहर्ष, ढंग देव। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, नन्नुक। ये नन्नुक है, कहीं कहीं अगर नन्नुक नहीं मिलेगा इंग्लिश में देखिएगा नन्नुक बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। और नहीं तो चंद्रदेव एक नाम इनका मिलता है, कहीं कहीं चंद्रदेव भी हमको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर किताबों में नन्नुक का ही ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तुर्के चहलगानी का संगठनकर्ता कौन था? तुर्के चहलगानी का संगठनकर्ता कौन था? ये मिडविल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ऑप्शन में इल्तुतमिश है, बलबन है, आराम शाह है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन हो जाएगा, तुर्के चहलगानी का जो संगठन करता था वो इल्तुतमिश था, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख विजयनगर साम्राज्य के शासकों की वंशावली तथा उनकी उपलब्धियों को दर्शाता है? विजयनगर साम्राज्य के शासकों की वंशावली और उनकी उपलब्धियों को दर्शाता है। ऑप्शन है रप्तक अभिलेख, अगला ऑप्शन है शंकरपुर ताम्रपत्र अभिलेख, फिर हल्मीडी अभिलेख, और अगला ऑप्शन है श्रीरंगम ताम्रपत्र अभिलेख। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, श्रीरंगम ताम्रपत्र अभिलेख, जो कि विजयनगर उसके शासकों की वंशावली को दर्शाता है, श्रीरंगम ताम्रपत्र अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वर्ष अंग्रेजों ने सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी? ऑप्शन 1605 है, 1609 है, 1613 है, 1617। इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, ऑप्शन बी सही होगा, इसे 1608 माना जाए, 1608 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपको मालूम है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में की गई थी और 1608 में कैप्टन हॉकिंस रेड ड्रैगन या हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था, और उस समय भारत के जो बादशाह थे वो जहांगीर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ब्रह्म समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? ये हमको नहीं जरूर ध्यान देना है। पहला, ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम ब्रह्म सभा था, ये सही है। दूसरा, इसने बहुदेववाद व मूर्ति पूजा का विरोध किया, ये भी सही है। इसने दैविक अवतारवाद का विरोध किया, दैविक अवतारवाद का विरोध किया, ये भी सही है। और अगला है, इसने आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत को नकार दिया, ये इन्होंने नकारा नहीं था, यही वही सही नहीं है, डी वाला। आपको मालूम है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा किस विद्रोह आंदोलन को अपने उपन्यास आनंद मठ का आधार बनाया गया? ऑप्शन है नील विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, भील विद्रोह और स्वदेशी आंदोलन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सन्यासी विद्रोह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के गर्म दल का नेता था? पहला ऑप्शन है रमेश चंद्र दत्त, दूसरा ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी है ए बी दोनों, और डी है ना तो ए ना तो बी। इसका सही ऑप्शन लग जाएगा ना तो ए ना तो बी। गर्म दल के प्रमुख नेता आपको मालूम है लाल बाल पाल थे,
लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्रपाल, और ये लोग गरम दल से संबंधित नहीं थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ना तो ए ना तो बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टीपू सुल्तान के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला, उन्हें भारत में रॉकेट तकनीकी का प्रवर्तक माना जाता है। दूसरा पॉइंट है, उसने श्रीरंगपट्टम के निकट जैकोबिन क्लब स्थापित करने हेतु ब्रिटिश सैनिकों की सहायता की। तीसरा, टीपू ने मैंगलोर के निकट स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। और चौथा पॉइंट है, उसने अपनी सेना का संगठन यूरोपीय मॉडल के आधार पर तैयार किया। अब हम लोग पुनः चेक करेंगे टीपू के संदर्भ के बातों को। पहला, उन्हें भारत में रॉकेट तकनीकी का प्रवर्तक माना जाता है, ये बिल्कुल सही बात है, तो ये सही हो गया। अगला कहता है, उसने श्रीरंगपट्टम के निकट जैकोबिन क्लब स्थापित करने हेतु ब्रिटिश सैनिकों की सहायता की थी। यहां ब्रिटिश सैनिक नहीं होगा, फ्रांसीसी सैनिक होगा, तो ये हमारा सेकंड गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको बता दें, टीपू सुल्तान की फ्रांसीसियों से अच्छी दोस्ती रही थी और अंग्रेजों से इनकी दुश्मनी चली थी। आंग्ल मैसूर युद्ध इन्हीं के से हुए थे, अंग्रेजों से मैसूर के 4 युद्ध हुए थे, तो ये गलत हो गया। अगला पॉइंट है, टीपू ने मैंगलोर के निकट स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, यानी ट्री ऑफ जो फ्रीडम लगाया था, ये तो सही है, लेकिन ये मैंगलोर में न लगा के श्रीरंगपट्टम में लगवाया था स्वतंत्रता का वृक्ष, तो तीसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। अब आते हैं चौथा, उसने अपनी सेना का संगठन यूरोपीय मॉडल के आधार पर तैयार किया, यह सही है, तो पहला और चौथा ऑप्शन सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। सूची 1 और 2 को सुमिलित करना है। अब एक तरफ यहां पे आंदोलन दिए गए हैं और दूसरी तरफ संबंध दिया गया है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसमें लिखा प्रथम असहयोग आंदोलन, फिर भूख हड़ताल, प्रथम प्रथम जन आंदोलन, प्रथम सविनय अवज्ञा। ये अगर देखे जाए तो बेसिक गांधी जी से रिलेटेड हैं। और दूसरी तरफ खेड़ा सत्याग्रह, रोलेक्स सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल और चंपारण सत्याग्रह दिया गया है। अब ये हमको देखना है, तो अगर हम मैच करने जाएं तो प्रथम असहयोग आंदोलन जो यहाँ पे होगा वो हो जाएगा खेड़ा। अब ये समझिए, असहयोग आंदोलन अपने नाम से था, यानी पहली बार असहयोग आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह जो गुजरात में गांधी जी ने किया था, वहां पे असहयोग का फार्मूला अपनाया था। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है प्रथम असहयोग आंदोलन कौन सा रहा होगा गांधी का, तो खेड़ा। अब प्रथम भूख हड़ताल, ये हम कितनी बार बता चुके हैं कि पहली बार गांधी ने जो भूख हड़ताल की थी वो अहमदाबाद मिल हड़ताल की थी, अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए की थी, तो ये बी का 3 हो जाएगा। अब ए का 1, बी का 3। अब है प्रथम जन आंदोलन। अब यहां पर अगर हम देखें प्रथम जन आंदोलन, तो रोलेट सत्याग्रह बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे सविनय असहयोग आंदोलन को भी प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे रोलेट सत्याग्रह से हमारी बात बन रही है, ठीक है। और अगला पॉइंट है प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो चंपारण। पहली बार प्रथम सविनय वैज्ञानिक गांधी ने डिसओबीडियंस का प्रयोग कहां पे किया सबसे पहले, तो उन्होंने चंपारण में किया था। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप से क्वेश्चन गढ़ा गया है, मतलब आंदोलन के नाम को उसका काम बता के क्वेश्चन की मैचिंग दी गई है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं पूछा गया है, असहयोग आंदोलन नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन की फ्रेमिंग कितनी अच्छी है कि प्रथम असहयोग आंदोलन, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो यह क्वेश्चन समझने वाला है 35 नंबर को, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, साइंस का। एक छत के पंखे यानी सीलिंग फैन की गति का उदाहरण है कोणीय गति, ऋजुरेखी गति, घूर्णन गति या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा घूर्णन गति। अगला क्वेश्चन है, ये भी साइंस का ही क्वेश्चन है। एक तरफ कुछ तरंगे दी गई, दूसरी तरफ खोजकर्ता दिए गए हैं। एक्सरे, पराबैंगनी किरणें, औरक किरणें, दीर्घ रेडियो तरंगे, दूसरी तरफ हर्सल, जॉन रिटर, डब्ल्यू रॉन्जन, मार्कोनी। सिंपल क्वेश्चन है, मैच हो जाना चाहिए। अगर हम मैच करें तो एक्सरे लग जाएगा रॉन्जन ने, यानी ए का लग जाएगा 3।
पराबैंगनी किरणें, बी का ऑप्शन लग जाएगा 2, जॉन रिटर। अब आप ध्यान से देखो, ए का 3 और बी का 2, तो ऑप्शन में आपको दिख रहा है बी नंबर ऑप्शन। इसी प्रकार से तो सी का 1 और रेडियो तरंगों का मार्कोनी, बिल्कुल ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉपलर प्रभाव का उपयोग निम्नलिखित में किस में किया जाता है? हवाई अड्डों पर विमान का मार्गदर्शन करने के लिए, दूसरा है ग्रहों और तारों के वेग को मापने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें डॉपलर प्रभाव 38 नंबर पे, तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। हवाई अड्डों पर विमान का मार्गदर्शन करने के लिए भी और ग्रह और तारों के वेग को मापने, दोनों में ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन साइंस का है। मिराज यानी भ्रांति क्या होती है? परावर्तन के कारण, विकिरण के कारण, अपवर्तन के कारण और कुल आंतरिक परावर्तन के कारण। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, कुल आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला देखते हैं क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो सही नहीं है, पहला है इसमें इसके साथ जुड़ा हुआ कोई शुद्ध विद्युत आवेश नहीं होता, ये उदासीन होता है एक्चुअल। अगला, यह एक परमाणु कण है। और तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा अधिक होता है, ये जो ऑप्शन सी है अधिक न हो के लगभग बराबर होता है। और डी, इसकी खोज चैडविक के द्वारा की गई थी, तो ये सही है। तो जो सही नहीं है वो सी वाला हो जाएगा ऑप्शन आपका, अधिक न हो के लगभग बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटाखों में पीला रंग निम्नलिखित में किसके कारण होता है? स्ट्रोंटियम कार्बोनेट, अगला है कैल्शियम क्लोराइड, फिर है सोडियम नाइट्रेट, फिर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइंस का क्वेश्चन है। इसमें बताना कौन सा सही नहीं है। रक्त का थक्का बनने का समय बढ़ जाता है, विटामिन के, ये सही है। पेलेग्रा विटामिन B3, पेलेग्रा B3 सही है। और जो सी ऑप्शन है बेरी बेरी B12, ये B12 ना होके B1 हो जाएगा आपका, ये सी ऑप्शन गलत होगा, यहाँ पे B1 हो जाएगा। और चौथा जो ऑप्शन है रिकेट्स विटामिन डी, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे B12 की जगह B1 हो जाएगा। बाकी रक्त के थक्के के लिए विटामिन के जिम्मेदार है, पेलाग्रा के लिए B3 सही है, बेरी बेरी के लिए B1 होना चाहिए था, और रिकेट्स विटामिन डी, ऑप्शन सी इसका। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में कौन माता पिता से संतानों में वंशानुगत विशेषताओं के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है? ऑप्शन में डीएनए, जीन, आरएनए और बायोटीन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जीन। अगला क्वेश्चन है, फुसफुस धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करती है। दूसरा कथन कहता है वृक्क धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को गुर्दे के बाहर ले जाने का कार्य करती है। हम सबको एक चीज जो पहले से मालूम है, वो मालूम है कि जो धमनी होती हैं उनमें हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, और जो शिराएं होती हैं उनमें हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन इसमें एक जो उल्टी बात है वो है पल्मोनरी धमनी को लेके। पल्मोनरी जो धमनी होगी, पल्मोनरी वाली धमनी, उसमें अशुद्ध रक्त बहेगा, और पल्मोनरी शिरा में शुद्ध बहेगा। पल्मोनरी बोल दे इंग्लिश में, हिंदी में बोल देगा फुसफुस। अब इधर अगर इंग्लिश वर्जन में आप देखें, द पल्मोनरी आर्टरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। अब को फिर से देखें, फुसफुस धमनी ऑक्सीजन रहित, ये जो ऑक्सीजन रहित है ये लिखा है अशुद्ध रक्त, और ऑक्सीजनेटेड क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। तो फुसफुस धमनी में ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़े तक लेके जाती है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है। और दूसरा कथन है वृक्क धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को गुर्दे के बाहर ले जाती है। अब हमको मालूम है भाई,
जो धमनियां होती हैं उनमें शुद्ध रक्त बहता है। यहाँ भी ऑक्सीजन रहित लिखा है, ऑक्सीजन रहित का अर्थ ही हो गया अशुद्ध। फुसफुस छोड़ के कोई भी धमनी होगी उन सब में क्या बहेगा, शुद्ध बहेगा। तो ये दूसरा कथन हमारा गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, ए ऑप्शन लग जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में टीकाकरण के माध्यम से निम्नलिखित में कौन सा रोग सफलतापूर्वक समाप्त हो गया? ऑप्शन है पोलियो, चेचक, छोटी माता और कुष्ठ रोग। नीचे हमको जो उत्तर दिए गए केवल 1 और 2, केवल 3 4, केवल 1, 1 2 3 4। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 1 और 2, पोलियो और चेचक, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन से मंगल का प्राकृतिक चंद्रमा है? डिमोस, यूरोपा। प्राकृतिक चंद्रमा का मतलब ये हो गया कि उसका सैटेलाइट जो हमसे पूछा जा रहा है, डिमोस और यूरोपा। सी ऑप्शन में ए बी दोनों, और इसमें ना तो ए ना तो बी, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 47 देखें, निम्नलिखित में कौन सा एकमात्र देश है जिसके माध्यम से भूमध्य रेखा और मकर दोनों ही गुजरती हैं? यहां माध्यम की जगह मध्य भी बोल सकते हैं, ठीक है, सेंस सही लगेगा। 4 देश हैं, बोत्सवाना, चिली, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखें तो ब्राजील इसमें काफी बड़ा देश है, और ब्राजील ही एक ऐसा है जिससे दोनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। ऑप्शन डी लग जाएगा। 48 नंबर में देखें, निम्नलिखित में कौन पश्चिम से पूर्व की ओर पठारों का सही क्रम है? पश्चिम से पूर्व की ओर पठारों का सही क्रम, ये पठारों के नाम दिए गए। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, मांटो ग्रासो, ये ब्राजील में पड़ेगा। अब हम लोग इधर से चल रहे हैं, दक्षिण अमेरिका में ब्राजील पड़ता है तो ब्राजील हो गया। अब पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो कटंगा का पठार कांगो अफ्रीका में पड़ जाएगा, ऑप्शन सी। तो पहले मांटो ग्रासो आएगा, फिर कटंगा आ जाएगा, फिर इंडिया में डेक्कन ट्रैप आ जाएगा, और ये लोयस का पठार जो लास्ट में है ये चीन में चला जाएगा। ठीक है, ये लो से लिखा है, ये लोयस हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मोंटेग्रासो ब्राजील हो जाएगा, कटंगा कांगो हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में, डेक्कन एशिया में इंडिया में हो जाएगा, और लो से चीन का हो जाएगा। तो सही क्रम जो हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा मोंटेग्रासो, कटंगा, डेक्कन ट्रेप और लो से या लोयस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन दिया गया है बिल्कुल, देश और राजधानी की मिलान करानी है। देश है कोस्टारिका, मोल्दोवा, मिस्र और वेनेजुला। अगर इसकी मैचिंग आप देखें तो इसमें वेनेजुला डी ऑप्शन की ए हो जाएगी, कराकस। इस क्वेश्चन में हिंदी वर्जन में जो नीचे कूट दिया गया है वो देखिए एक अक्षर मिस कर रहा है, डी के ऑप्शन फ्री हैं, तो इसको इंग्लिश वर्जन से देख लें, ठीक है, वो थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग आ गई है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कोस्टारिका की राजधानी सेंट जोस लगेगी, मालदोवा की जो राजधानी लगेगी चिसिनाउ लगेगी, मिस्र की काहिरा लगेगी, और वेनेजुला की काराकस लगेगी। आपको बता दें जो मोल्दोवा है जिसकी राजधानी चिसिनाउ है, ये पूर्वी यूरोप का एक देश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का ये अंतिम क्वेश्चन होगा हमारा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीति घाटी भारत के निम्नलिखित किस राज्य केंद्र शासित राज्य में स्थित है? लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। हम लोगों ने नीति दर्रा पढ़ा है, ये उत्तराखंड में हो जाएगा, वहीं नीति घाटी हो जाएगी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड। तो कल इसके आगे की सीरीज हम लोग लेके आएंगे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए जो भावी होने वाले हैं हमारे, और हेल्पफुल वीडियो रहेगा हमारे परीक्षाओं के लिए, स्पेशली फॉर आरओ एआरओ जो हाई कोर्ट है और जो सचिवालय के लिए है। धन्यवाद।